हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम साइंस लेक्चर सीरीज का 8वां वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले के 7 वीडियो आ चुके हैं। यदि वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देखिए आप, है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनाए गए हैं, तो सभी देखना चाहिए आपको यदि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ये हमारा 8वां वीडियो है। अब 8वां वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो चेचक के टीके की खोज आपको पता होगा कि एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके की खोज की गई थी। और टीका लगाने की खोज भी एडवर्ड जेनर के द्वारा ही की गई थी। पहला टीका इनके द्वारा लगाया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। मैडम क्यूरी ने आपको पता होगा कि रेडियम की खोज की थी। और लुई पाश्चर के बारे में भी याद होगा आपको कि रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। तीनों बातें आपको याद रखना है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज, लुई पाश्चर ने रेबीज की खोज की थी, ठीक है। ये सभी अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तंत्रिका तंत्र की बोला है मतलब नर्वस सिस्टम की बोला है, तो नर्वस सिस्टम की क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन जो है, स्नायु जो है, यह नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यदि बात करें नेफ्रॉन की, तो आपको याद रखना है किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन क्या है? किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालन में माध्यम के कण किस प्रकार से रहते हैं, ये हमें ऑप्शन देख के बताना है। तो चालन मतलब क्या होता है? चालन, मैंने आपको ऊष्मा परिवर्तन की 3 विधियां बताया था ऊष्मा के संचरण की। चालन, विकिरण और संवहन। चालन, विकिरण और संवहन, ये 3 विधियां होती है जिनके द्वारा ऊष्मा का संचरण किया जाता है। चालन मतलब हम अगर हाथ ताप रहे और हमने दूर से ताप रहे, तो वो विकिरण के द्वारा ऊष्मा मिल रही है अपने को। दूर से ताप रहे तो क्या हो रहा है? विकिरण के द्वारा ऊष्मा मिल रही है। यदि ऊपर से ताप रहे मतलब ऊपर डाल दिया आपने और टच है आपका हाथ, है ना, तो वो हो गया संवहन। मतलब पानी का जैसे गर्म होना, तो पानी किससे होता है? गर्म। ये होता है हमारे संवहन विधि के द्वारा। वातावरण किससे गर्म होता है? संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। और चालन मतलब होता है जैसे आपने तपेली रखी तो तपेली पूरी गर्म होना, ये चालन विधि के द्वारा होता है। लोहे की छड़ को आप गर्म कर रहे हैं, तो छड़ उस सिरे से गर्म कर रहे एक सिरे से, तो दूसरे सिरे में भी ऊष्मा का पहुंचना चालन विधि के द्वारा होता है। तो चालन में जो माध्यम के कण हैं वो किस प्रकार से ये करते हैं ऊष्मा का आदान प्रदान, किस प्रकार से करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण? तो वह केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। बस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करेंगे। यदि यहाँ पर एक कण है तो ये इधर 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 बस ऐसा माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते रहेगा और ऊष्मा को आदान प्रदान करते रहेगा, ठीक है ना। जैसे वो पहले छत बनती थी, छत डलती थी, तो आपने मजदूरों को देखा होगा वो लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ खड़े हो जाते थे और तगारी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाते थे। अपनी जगह से नहीं हिलते थे, हाथों से ही पहुंचा देते थे वो, है ना, ऊपर फेंक फेंक के करते थे। तो उसी प्रकार का चालन भी करता है, ठीक है ना। माल पहुंचाने का काम करता है, ऊष्मा पहुंचाने का काम करता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता चालन विधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया। तो आपको याद रखना है कि मिश्रण के रंगीन घटक, कलर को यदि अलग करना है ना, तो इसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ती है यदि आपको रंगों को अलग करना है ना। और ये ऊर्ध्वपातन क्रिया भी आती है कि यदि ठोस से सीधे गेज बन जाए, तो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बना? वो ऊर्ध्वपातन के जरिए बना, है ना। जैसे कपूर का जलना, कपूर में बीच की अवस्था होती है क्या? द्रव बनता है क्या? वो नहीं बनता। तो ठोस से सीधे गैस में जा रहा मतलब ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु मतलब वोकल कॉर्ड की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? तो आपको याद रखना है
कि पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर होती है महिलाओं में। महिलाओं में वोकल कॉर्ड कितना है 15 मिलीमीटर और पुरुषों में वोकल कॉर्ड है 20 मिलीमीटर। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, तो आपको यह भी याद रखना है फ्रीक्वेंसी होती है महिलाओं की आवाज की ज्यादा और उनकी आवाज जो होती है वो पतली होती है। जैसे मच्छर का भिनभिनाना, उसकी भी आवृत्ति ज्यादा है और आवाज क्या है, पतली है उसकी आवाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं। एक कोशिका है वो दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। देखो यहां पर दो शब्द आ गया, दो, तो दो शब्द का उपयोग करा है तो विखंडन हो रहा है इसमें। और किस प्रकार का, दो में हो रहा है मतलब द्विविखंडन हो रहा है। किस प्रकार का विखंडन, द्विविखंडन मतलब बाइनरी फिजन हो रहा है इसमें, समझ गए। और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो हाइड्रा। आपको याद रखना है कि अपने आप की वृद्धि मुकुलन के द्वारा कौन करता है, हाइड्रा। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होंगी। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एएमयू पूछ रहा है वो। तो आप तो डायरेक्ट याद रख लो कि 1 एएमयू में कितने किलोग्राम, तो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। कितना होता है, 1.66 गुणा 10 की घात 27 किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम एएमयू में। ठीक है, कितना किलो, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। आ गई बात समझ में। यदि निकालने की इच्छा हो, यदि निकालने की इच्छा हो तो एक को आप भाग दे देना 6.23 गुणा 10 की घात 23 से भाग दे देना आप। ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर से आपको भाग देना है एक को, और इसमें किलोग्राम बोला है इसलिए गुणा में 10 की घात 3 और ले लेना। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से करना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहां पर रखा जाना चाहिए। तो बिंदु स्रोत को आपको रखना चाहिए एकदम पास में, वस्तु के बहुत निकट आपको रखना चाहिए। कहां पर, वस्तु के बहुत निकट आपको रखना चाहिए, तभी जाकर उसका क्या होगा, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त होगी। जितने पास में रहेगा उतनी ज्यादा बड़ी छाया उसकी मिलेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिससे पृथक प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था, प्रथम एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था, तो यह जीव कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रट्टा मार लेना। पेनिसिलिन। कौन है, पेनिसिलिन ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा हमें प्रथम एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। अब जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो जल्दी थक जाते हैं ना हम, नॉर्मल चलने की बजाय यदि पहाड़ पे चलोगे तो जल्दी थक जाओगे, जल्दी पसीना आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो। मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो किसके विरुद्ध में मेहनत कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में मेहनत कर रहे हो, तो इसलिए वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए हम जल्दी थक जाते, पसीना आने लगता है ना, सांसें फूलने लगती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के विरुद्ध आप कार्य करते हुए जा रहे हो, उसके बल के विरुद्ध कार्य करते हुए जा रहे हो, तो मेहनत तो लगेंगी भाई, है ना। तो ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे मीटर में व्यक्त करना है। मीटर में व्यक्त करना है इसको 1.25 किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 0.25 मतलब 250 ऊपर तो 1250 मीटर आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी, सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी लेना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब देखो, विद्युत प्रेस है हमारे पास, विद्युत प्रेस को चलाने के लिए आपको विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। विद्युत ऊर्जा तीनों में ऑप्शन में है, तो मतलब विद्युत ऊर्जा तो पहले आपको देनी पड़ेगी ना, बटन तो चालू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या मिलता है, क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता, प्रकाश निकलता है क्या उससे, नहीं निकलता, और गर्म होती क्या, वो ऊष्मा निकलती क्या, तो बोलना हाँ। तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फोर्थ नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम,
निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो चेंज किस में आता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चेंज आता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्या चाहिए? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश भी इसमें लगता है। ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ लिया था। इसमें फ्लोएम और जाइलम भी आपको याद आना चाहिए जब भी पौधे आते हैं तो। अब है ना, जटिल है वो, क्या है? जटिल ऊतक में आते हैं फ्लोएम और जाइलम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। अब ये वाला क्वेश्चन अम्ल से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले अम्ल बताया था और उसकी ट्रिक से बताया था, तो आप इसको पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या है। यदि पहले से वीडियो देख रहे हो तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाओगे। पहले वीडियो को भी देखा है तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। तो मैं देखता हूं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। ठीक है ना, किसने पहला वीडियो अच्छे से देखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? है ना, पौधे जो है नाइट्रोजन में उपस्थित नाइट्रोजन जो है उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो याद रखना आपको, प्रोटीन के निर्माण के लिए ऐसा कर रहे हो। किसके लिए? प्रोटीन के निर्माण के लिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग पौधे करते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये था आपका 8वें नंबर का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।